Good morning, students. Welcome to another session of our online classes. I hope कि आप सब जो हैं घर में सब ठीक होंगे और कोविड-19 को लेके जितने भी SOPs हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेकंड वेव आ चुकी है इंडिया में, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वायरस जो है वो सेकंड और थर्ड स्टेज में म्यूटेट कर चुका है। तो ऐसे हालात में आप सबको जो है बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। एक तो मास्क पहनना है, साथ में सैनिटाइज़र का यूज़, और हर 10 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद आपको सोप से हाथ धोना है। ये सारी चीज़ें, और ख़ास करके जो हैं आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका ख़ास करके बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई है, जिनको वैक्सीनेशन भी हुई है, उनका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है। हाँ, तो हमने लास्ट जो पढ़ा था उसमें हमने ये जाना कि 1922 में जब कार्टर ने ये मम्मी, तहत की मम्मी जो है वो ढूंढी, और फिर उसको ढूंढने के बाद जब उसने देखा कि उस पे जो रेजिन लगा हुआ है, जो केमिकल लगा हुआ है जिससे उसको जोड़ा गया है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिडिफाई हो गया, सीमेंटेड हो गया है, सीमेंट की तरह सख्त हो गया है, और उससे उसकी बॉडी को निकालना बड़ा ही मुश्किल था। तो उसने क्या किया कि उसने धूप जो है वो उसमें रख दिया बॉडी को, उस पूरी मम्मी को। और राइटर हमें बताते हैं कि ये धूप जो है इजिप्ट के सॉदर्न पार्ट में ये इतनी है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कई बार 140 फ़ारेनहाइट तक भी पहुँच जाता है। तो कहते हैं कि उन्होंने कार्टर ने ये किया, हॉवर्ड कार्टर ने, उन्होंने धूप में रखा उस बॉडी को, उस मम्मी को, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर लास्ट में क्या करना पड़ा उनको कि उस मम्मी का, उसके जो जिस्म था, तहत का पूरी बॉडी थी, उसको अलग अलग काट के, हर जॉइंट से, जैसे एल्बो से, नी से, इन जॉइंट से काट के सर अलग करके निकाला गया। फिर एक लकड़ के बॉक्स में, वुडन बॉक्स में उसको रखा गया। नीचे रेत का एक बेड बनाया गया और उसके ऊपर उसको रखा गया, और आज भी वो उसी बेड में मौजूद है। और फिर कहते हैं कि इस बात को हुए काफ़ी अरसा हो गया था, और इसके 40 साल बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि किंग तहत की इस बॉडी का एक्सरे किया। और जब एक्सरे किया तो तब एक बहुत ही बड़ा जो है वो एक कह सकते हैं कि राज जो है वो खुला, और वो ये था कि किंग तहत की बॉडी का जो फ्रंट रिब्स थी, जो लंग्स के ऊपर रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, वो, और उनकी जो मेन ब्रेस्ट बोन है, वो मैंने आपको बताया था कि ये गले से नीचे जो ये चेस्ट तक जो जुड़ता है, हमारी जो हड्डी जुड़ती है, ये सेंटर में, आप सेंटर में ऐसे दबा के देखोगे तो ये आपको दिखेगी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये ब्रेस्ट बोन, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। ये ब्रेस्ट बोन भी गायब थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of Tahat than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die, and how old was he at the time of his death? ये पैराग्राफ कहते हैं कि अब जो है मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। अब जो है हम सीटी कर सकते हैं, उसको कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं। और वो क्या है, वो ऐसा एक टाइप का एक्सरे ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज जो हैं वो एक ही टाइम पे लिए जाते हैं उससे, और फिर उससे क्या होता है कि एक पूरा 3D टाइप जो है एक बनाया जाता है, बॉडी का वर्चुअल बॉडी बनाई जाती है, और उसमें पूरा जो है वो दिखता है कि एक्सरे में तो अब हमें क्या दिखेगा, एक्सरे जब करते हैं तो खाली क्या होता है, जैसे मानो बोन्स ही दिखती हैं ऊपर की तरफ से, लेकिन जब हम सीटी करते हैं तो बोन्स, उसके नीचे वाली बोन्स, साइड वाली बोन्स, साइड वाली बॉडी, ये सारी चीज़ें, सारा जो बॉडी है वो अंदर से वो दिखती है। ठीक है।
तो साथ में कहते हैं कि अब सीटी जो है वो क्या कर सकती थी, क्या ये एक्सरे से आगे जा सकती थी, क्या ये कुछ नया जो है वो हमें बता सकती थी, क्या ये इन दो सवालों का जवाब दे सकते थे कि किसने कैसे मरा किंग तहत और कितनी उम्र थी उसकी जब वो मरा। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी। आज डायग्नोस्टिक इमेजिंग यानी डायग्नोस्टिक करने के लिए, यानी डायग्नोसिस करने के लिए जो इमेजिंग की जाती है। डायग्नोसिस का मतलब होता है जांचना। जैसे मान लो कि कोई बीमार है तो वो उसको किस वजह से बीमार है, वो उसका कौन सा ऑर्गन ख़राब है, ये सारी चीज़ें ये चेक करना, इसको डायग्नोसिस कहते हैं। तो कहता है कि इसकी इमेजिंग करने के लिए, यानी इसकी एक इमेज बनाने के लिए आजकल सीटी आ चुका है, जिसको हम कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं। बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। जिसमें क्या होता है कि कई सैकड़ों एक्सरेज जो हैं वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं जैसे कि ब्रेड के पीस हों, टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, ताकि एक 3 डायमेंशनल यानी 3D आप जानते हो ना, 3D जो 3 डायमेंशन में होती है, ठीक है। आजकल 3D इमेजेस आ गई हैं, 3D वीडियोस। जैसे आप गेम्स खेलते हैं, जैसे पबजी को ले लें हम, ठीक है, या ऐसी कोई गेम ले लें, तो उसमें क्या है कि आप जब खेल रहे होते हो तो आपको वो बंदे जो आगे चल रहे होते हैं, जो बंदे होते हैं जितने भी, वो सब लगते हैं कि इंसान की तरह, मतलब पूरे इंसान की तरह होते हैं। इससे पहले क्या होता था कि 2D गेम्स होती थी, जैसे कि मारियो है, या वो रेस वाली गेम्स होती थी, उनमें सिंपल गेम्स होती थी। जैसे स्नेक वाली गेम है, स्नेक जो मोबाइल में होती थी, ये सब 2 डायमेंशनल होती थी। इसमें जो है लगता नहीं था कि ये असल लाइफ लाइक है, लेकिन 3 डायमेंशनल में क्या है, वो लाइफ लाइक लगता है। तो उससे वो एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, वर्चुअल का मतलब हो गया नकली बॉडी जो है वो बनाई जा सकती है। वट मोर वुड आ CT स्कैन रिवील आफ्टर देन द एक्सरे। अभी खुद ही सवाल पूछते हैं कि CT स्कैन और क्या रिवील कर सकता है एक्सरे से ज़्यादा। रिवील का मतलब होता है कि राज को खोलना, ठीक है, इंकशाफ करना। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और क्या CT जो है उन 2 सवालों के जवाब दे सकता है जो अभी भी जो है वो लटके हुए हैं, अभी भी लिंगर ऑन कर रहे हैं, यानी अभी भी उनका जवाब नहीं मिला। कौन से सवाल है वो? हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उसकी क्या उम्र थी जब वो मरा। किंग तहत's demise was a big event even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. कहते हैं कि जो किंग तहत की डिमाइस है, यानी जो मौत है, जो वफात है, वो बहुत बड़ा एक इवेंट था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यानी बादशाहों के लेवल को भी अगर देखें, बादशाहों का स्टैंडर्ड देखें तो उससे भी बड़ा एक इवेंट था, ठीक है, एक वाकया था। और वो इस वजह से कि वो अपनी जो फैमिली थी उसकी लास्ट लाइन थी, यानी वो अपनी फैमिली का लास्ट चिराग था। और उससे क्या था कि उसकी डेथ से क्या हुआ कि जो उनकी डायनेस्टी थी, जो उनका ख़ानदान था और उनकी बादशाहत थी, वो अब ख़त्म हो गई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर वो क्यों मरा और उसको किसने मारा और क्या हुआ। बाय लाइन पढ़ेंगे। किंग तहत's डिमाइस वाज अ बिग इवेंट। किंग तहत की डिमाइस यानी मौत एक बड़ा इवेंट था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी, यानी बादशाहत के हिसाब से भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वो अपनी फैमिली लाइन का सबसे लास्ट जो है डिसेंडेंट था, यानी अपने ख़ानदान का लास्ट चिराग था। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, और उसका जो फ्यूनरल है, उसका जो जनाजा है, उसकी जो जनाजे की तकरीब है, उसको दफन वगैरह करना, जो मम्मी बनाना, ये सब क्या है, ये एक डायनेस्टी की क्या है, डेथ है, यानी एक जो ख़ानदान था जो इतने टाइम से जो है बादशाहत कर रहा था, उसकी डेथ। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. लेकिन वो कैसे पास हुआ, यानी उसकी डेथ कैसी हुई और उसके बाद क्या हुआ, ये सारी पर्टिकुलर्स, इसके बारे में जितनी भी जो जानकारी है वो हमें नहीं मिल सकी, और ये अनक्लियर, अभी भी क्लियर नहीं है।
Amenhotep III, Tuhat's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor. The site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. फिर कहते हैं कि एमनोतेप थर्ड जो है वो शायद किंग तहत का बाप था या दादा था। वो जो है इजिप्ट पे उसने रूल किया कुछ 4 डिकेड्स के लिए, यानी 4 दिहाइयों के लिए, 40 साल लगभग उसने राज किया। और उसके बाद उसका बेटा आ गया, उसका नाम एमनोतेप IV था, लेकिन उसने अपना नाम जो है वो चेंज करके एखनेतन रख लिया, क्योंकि वो एतन यानी सूरज की जो डिस्क है, यानी सूरज की जो ये गोलाई है, सूरज को जो है वो खुदा मानता था, गॉड मानता था, और उसने अपना नाम चेंज करके रख दिया एखनेतन, जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ एतन, एतन का गुलाम। और उसने ये भी किया कि जो ओल्ड रिलीजियस सिटी थी, जो मजहबी सिटी थी, मजहबी शहर था थीब्स का, वो चेंज कर वहाँ से उसको चेंज करके जो है वो शिफ्ट कर दिया रिलीजियस कैपिटल को, जो कैपिटल बनाई, जो दारुल खलाफा, दारुल मज़हब बनाया, जो वो बनाया उसने, एक नई सिटी जो है वो बनाई थी जिसका नाम था अखतेतन, जिसको अब अमरना कहा जाता है। और साथ में उसने ये भी किया कि उसने जो गॉड एमुन था, यानी जो इनका कोई और खुदा था एमुन, उसके जितने भी टेम्पल्स थे, जितने भी मंदिर थे, उन सबको तोड़ दिया और उनको अटैक किया। और रे जॉनसन कहते हैं कि ये बड़ा एक हॉरिफिक टाइम रहा होगा, बड़ा ही ख़तरनाक टाइम रहा होगा। और रे जॉनसन क्या हैं, वो डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर के लक्सोर में। लक्सोर जो है वो इजिप्ट में जगह है, और यहीं पे एंशिएंट थीब्स के पास है। और साथ में ये भी कहते हैं रे जॉनसन के इतने सालों तक, इतने सैकड़ों सालों, कई सेंचुरीज तक इन फेरोज़ ने जो है वो किया अपना बादशाहत की, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि अखनेतन जो है वो थोड़ा सा वैकी हो गया, थोड़ा सा पागल हो गया। बाय लाइन पढ़ेंगे इसको। एमनोतेप III, तहत's फादर और ग्रैंडफादर, वाज अ पावरफुल फेरो। एमनोतेप III, जो कि तहत के फादर थे या ग्रैंडफादर थे, कुछ क्लियर नहीं है, एक पावरफुल फेरो था, एक पावरफुल बादशाह था। इसको फेरो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका नाम जो है फेरो था। ये फिरौन के थे ना, ये तो उनका नाम अपने ये फेरो बुलाया करते थे अपने आप को। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, जिसने लगभग 40 साल के करीब जो है वो रूल किया, राज किया, और उस टाइम पे राज किया जब इनकी 18वीं डायनेस्टी, यानी इनका जो 18वां ख़ानदान था, वो जो है राज कर रहा था, और उसका गोल्डन एज थी। गोल्डन एज यानी बहुत ही सुनहरे दिन थे उस राज के। हिज सन एमनोतेप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स। उसके बाद एमनोतेप III के बाद उसका बेटा एमनोतेप IV जो है वो उसने सक्सीड किया, यानी वो बादशाह बना, और उसने स्टार्ट कर दिया, इनिशिएट कर दिया वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट के सबसे ज़्यादा स्ट्रेंजेस्ट, सबसे ज़्यादा अजनबी, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो अलग टाइप के जो है उसने दिन स्टार्ट कर दी, यानी उसने कुछ ऐसा किया जो आज से पहले कभी भी
जो है एंशियंट इजिप्ट में, पुराने इजिप्ट में, पुरानी मिस्र में नहीं हुआ था। ये बड़ी ही स्ट्रेंज थी, बड़ा ही अजनबी वाक़या था। द न्यू फ़ेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन। ये जो नया फ़ेरो था, नया बादशाह था, इसने प्रमोट किया वर्शिप करना यानी इबादत करना किसकी? एतन की। यानी उसने सबको कहा, सब लोगों को कहा कि एतन की जो है इबादत करो। और एतन क्या है? द सन डिस्क, जो सूरज की डिस्क है, यानी सूरज की गुलाई है पूरी, इसकी। चेंज इज नेम टू एखनेतन। उसने अपना नाम जो है वो एमनोतेप फोर्थ से एखनेतन रख लिया, और इसका मतलब है और सर्वेंट ऑफ द एतन, यानी एतन का गुलाम। एंड मूव्ड हिज रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एखतेतन। और उसने क्या किया कि जो पुरानी रिलीजियस कैपिटल थी, जो मजहबी दारुल खिलाफा था, उसको जो है उसने चेंज कर दिया थीब्स से नई सिटी में एखतेतन, नाउ नोन एज अमरना। और इस सिटी को, इस शहर को अब बोला जाता है अमरना। He further shocked the country by attacking Amun, a major god. उसने और ज़्यादा कंट्री को, मुल्क को जो है वो शॉक में डाला, उसको शॉक कर दिया बाई अटैकिंग एमुन, एमुन को अटैक करके, अ मेजर गॉड, एक इनका और कोई खुदा था, एक कोई और इनका कोई भगवान खुदा था जो भी था, तो उनको स्मैशिंग हिज इमेजेस, उसकी इमेजेस तोड़ के, यानी जो भी उसके पुतले वगैरह बने हुए थे उनको तोड़ के, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके जितने भी मंदिर थे उन सबको क्लोज कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन। ये बड़ा ही एक हॉरिफिक टाइम रहा होगा, बड़ा ही खतरनाक टाइम रहा होगा, ये कहा किसने? रे जॉनसन ने। डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स। और ये रे जॉनसन कौन है? ये रे जॉनसन है डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का एक रिसर्च सेंटर है यहाँ लग्जर में, थीब्स के पास, उस रिसर्च सेंटर की क्या है? डायरेक्टर है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, एंड देन एखनेतन वेंट अ लिटिल वैकी। कहते हैं कि रे जॉनसन ही कहते हैं कि वो फैमिली जिसने सेंचुरीज तक जो है वो रूल किया, राज किया इजिप्ट पे, यानी कई 100 साल तक जो है वो इनकी बादशाहत रही इजिप्ट पे, आखिरकार क्या हुआ? वो एक एंड की तरफ आ गई, यानी उसका खात्मा होने वाला था। एंड देन अखनेतन वेंट अ लिटिल वैकी, और फिर अखनेतन जो है वो थोड़ा सा पागल हो गया, यानी उसका थोड़ा दिमाग घूम गया। आफ्टर Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhkare appeared briefly and exited with hardly a trace. अखनेतन की डेथ के बाद एक मिस्टीरियस रूलर आया, मिस्टीरियस यानी जिसके बारे में कुछ हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, एक नया बादशाह आया जिसका नाम था स्मेंखरे, और वो थोड़ी ही देर के लिए अपीयर हुए, थोड़ी ही देर उसने बादशाहत की, एंड एग्जिटेड, और फिर वो निकल गया और चला गया विद हार्डली अ ट्रेस, और उसका कोई ट्रेस नहीं बचा, उसका कोई निशान नहीं बचा। एंड देन अ वेरी यंग तूतनखेतन टुक द थ्रोन, और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा यंग, बहुत ही ज़्यादा छोटे जवान लड़के ने थ्रोन को लिया, यानी गद्दी संभाली। ये थ्रोन का मतलब क्या होता है? थ्रोन का मतलब जिस पे बैठते हैं ना, जिसको हम कहते हैं क्या? तख्त, उर्दू में तख्त संभाला। और किंग तहत एज ही इज़ वाइडली नाउन टुडे। ये तूतनखेतन कौन है? ये जो हम किंग तहत है, इसी का नाम पूरा जो है क्या नाम है? तूतनखेतन। तो इसने जो है गद्दी संभाली, तख्त संभाला, आज इसको किंग तहत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जैसे लिखा ना किंग तहत एज ही अपोस्टल ऑफ एस, तो ये जो है यहाँ पे ही इज है इसका मतलब, ठीक है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तूतनखामुन। ये बॉय किंग, जो ये लड़का जो बादशाह था, इसने जल्दी ही अपना नाम जो है वो चेंज कर दिया तूतनखेतन से तूतनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, यानी अमुन की जिंदी इमेज, जिंदा तस्वीर। एंड ओवरसा अ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड डेज,
और फिर उसने अपने अंडर जो है वो क्या किया, अपने ही निगरानी में रख के जो वापस जो पुराने दिन जो हैं वो वापस ले आया। यानी पहले जो है गॉड एमुन की ये पूजा करते थे, इबादत करते थे, और ये जो इसका जो बाप था या दादा था जो वो उसने उल्टा कर दिया था सारा, ठीक है। तो लेकिन इसने क्या किया, फिर दोबारा जो शुरू से जो इनका सिस्टम चला आ रहा था उसी को दोबारा बहाल कर दिया। ही reigned फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 साल तक जो है वो बादशाहत की, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक से उसकी मौत हो गई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tahat is one mummy among many in Egypt. How many, no one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Simons, its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be scanned, in death as in life, moving really ahead of his countrymen. कहता है कि ये जो जितने भी क्यास आराइयाँ हैं इस तहत को लेके, इसकी किस्मत को लेके, इसकी ज़िंदगी उसकी मौत को लेके, तब भी तहत जो है वो एक ममी है अमॉन्ग मेनी अदर ममीज़। बहुत सारी ममीज़ हैं इजिप्ट में, उनमें से एक ममी है। कितनी है ये किसी को पता नहीं। और फिर ये कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसका नाम था इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, 2003 में स्टार्ट हुआ, और इसने अभी तक लगभग 600 के करीब ममीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड की हैं, यानी 600 के करीब ममीज़ जो हैं वो ढूंढ ली हैं, और स्टिल काउंटिंग, और अभी तक इनकी गिनती चल रही है, यानी अभी इनकी और जो है छानबीन चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आ जाता है इन ममीज़ को स्कैन करना, और वो स्कैन इन्होंने कैसे कर रहे हैं, वो एक पोर्टेबल सीटी मशीन से कर रहे हैं, जो कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जो है डोनेट किया था, और साथ में साइमंस जो उस मशीन को बनाने वाले हैं उन्होंने किया था। और किंग तट जो है ये इन ममीज़ में सबसे पहले स्कैन होने वाले ममीज़ में से एक है। तो मौत के बाद भी जैसे कि लाइफ में ये बाकी लोगों से आगे था तहत, वैसे ही डेथ में भी बाकी लोगों से आगे। वह लाइन पढ़ेंगे, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट। इस बात के अलावा जो क्या सराइयाँ हो रही हैं इसके फेट के बारे में, इसकी किस्मत के बारे में तहत के, उसके अलावा अगर बात करें, तत इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, हाउ मैनी नो वन नोस। तत जो है एक ममी है काफ़ी सारी ममीज़ में से एक। कितनी ममीज़ हैं ये किसी को पता नहीं है, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003। इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट जिसने एक छानबीन जो है वो स्टार्ट की थी 2003 में, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज़ स्टिल काउंटिंग। उसने लगभग 600 ममीज़ को जो है अभी तक जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है, और अभी भी इनकी गिनती जारी है। द नेक्स्ट फेज़, और इसके बाद जो फेज़ आता है जिसके बाद करना होता है वो ये है स्कैनिंग द ममीज़ को स्कैन करना with the portable CT machine donated by the National Geographic Society and Simons। एक पोर्टेबल CT स्कैन से यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन से इन ममीज़ को स्कैन करना, और ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल यानी इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है आराम से। और ये किसने डोनेट की, ये डोनेट की नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने और साइमंस ने। साइमंस इसके बनाने वाले। किंग तहत इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैंड। किंग तहत जो है उन ममीज़ में से है जिनको सबसे पहले स्कैन किया गया। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। और जैसे कि वो लाइफ में ज़िंदगी में बाकी लोगों से आगे था, यानी बाकी लोगों से ऊपर था, अहेड था, आगे था, उसी तरीके से लाइफ में भी अपनी कंट्रीमैन से, अपने लोगों से वो आगे है। A CT machine scanned the mummy head to toe,
creating 1700 digital X-ray images in cross section. कहता है कि सीटी मशीन जो है जब वो स्कैन करती है या मम्मी को, तो वो क्रिएट करती है लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, लगभग 1700 इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन मतलब एक इधर से एक उधर से ऐसे. तहत हैड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स. तहत का जो हेड था, सर था, उसको स्कैन किया और उसका जो पूरा सर था उसको 0.62 मिलीमीटर के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो देखा जा सके. टेक्स एन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज. और इससे क्या है कि जो रिजल्टिंग इमेज बनी, इसके बाद जो इमेज निकली वो बहुत ही ज़्यादा जो है उसमें क्या था, बहुत ही ज़्यादा डिटेल थी, यानी बड़ा ही छोटी छोटी चीज़ें जो है उसमें हम देख सकते थे. आप इस क्लास साथ साथ में ये करोगे या इस क्लास को देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आपने ये करना है कि अपने फ़ोन में सर्च करना है सीटी स्कैन्स देखने के कैसे किए जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको इसकी थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग हो सके. With Tahat's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. कहता है कि जब पूरी, इसके बाद क्या हुआ कि किंग तहत की पूरी इंटायर बॉडी को जो है, पूरी बॉडी को जो है सिमिलरली सीटी किया गया, रिकॉर्ड किया गया, उसकी इमेजेस ली गई. और फिर एक टीम थी उसमें क्या था, कुछ स्पेशलिस्ट थे रेडियोलॉजी के. रेडियोलॉजी जो है वो है, ये क्या करते हैं, ये कार्बन डेटिंग वगैरह जो है इनमें स्टडी करते हैं, ठीक है. और साथ ही साथ ये जो सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह के जो माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, इनको रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है. फोरेंसिक्स वाले हो गए, जो मैंने आपको बताया था, जो क्राइम सीन पे जैसे नहीं देखते फिंगरप्रिंट्स किसके हैं, ये सारी चीज़ें. और एनाटॉमी, यानी इन तीनों फील्ड के जो बंदे थे उनकी टीम ने जो है वो क्या किया, बिगेन टू प्रोब, उन्होंने स्टार्ट कर दिया खोजबीन करना, द सीक्रेट्स वो राज जो इसके मतलब किंग तहत की लाइफ को, डेथ को लेके थे, और जिसको डेट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग. और वो राज जो कि परों वाली गॉडेस, परों वाली जो है देवी, उसने जो है अभी तक बचा के रखे थे. द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड तहत फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स. जिस रात को स्कैन होना था उस रात को मजदूरों ने क्या किया, किंग तहत को कैरी किया, उसकी बॉडी को, उसके ताबूत को कैरी किया उसके टॉम्ब से, उसके जो मकबरा था उससे. ये है किंग तहत का मकबरा, पूरा मकबरा, पूरी बिल्डिंग मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है. ये बनी हुई है आज से कोई 3000 साल पहले. और ये इसका साइड व्यू है, इसके पीछे पिरामिड है, ठीक है. और फिर ये आ गया जी किंग तहत का मकबरा, मकबरे के अंदर का ये किंग तहत का जो है वो रखा हुआ है ताबूत. तो अब कह रहे हैं कि इस रात जो है वो, जिस रात को इसको स्कैन करना था, उस रात को जो है वर्कमैन, जो मजदूर थे, उन्होंने किंग तहत की जो ताबूत है इसको उठा के लाया स्कैन करने के लिए, ठीक है. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside. जैसे कि पॉल बीयरर्स होते हैं, पॉल बीयरर्स की तरह. पॉल बीयरर्स का मतलब हो गया, जैसे आपने देखा होगा जब किसी का जनाजा उठाते हैं ना, तो चारपाई को या कोई भी बेड हो या कोई भी चीज़ हो तो उसको 4 बंदे उठाते हैं हर कोने में, तो उनको पॉल बीयरर कहा जाता है. तो यहाँ पे कॉफ़िन को उठा रहे हैं, जैसे कि पॉल बीयरर्स, जैसे मतलब सच में जो है कॉफ़िन को उठाया जाता है जब किसी का जनाजा हो, वैसे ही इन मज़दूरों ने, इन लोगों ने क्या किया कि उसको उसके ताबूत को उठाया.
दे क्लाइम्ड अ रैम्प, उन्होंने एक रैम्प को क्लाइम किया, यानी चढ़े वो किसी रैम्प के ऊपर, किसी स्टेज की जगह के ऊपर, एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, और फिर सीधा वो बाहर रेत में जो है वो सीधा उसको ले आए। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, और फिर उस ताबूत को जो है उन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर रख दिया, जिसने उसको उठा के सीधा स्कैनर के साथ जो है वो ले आई वो लिफ्ट। 20 मिनट्स लेटर 2 men इमर्ज्ड, 20 मिनट बाद 2 मर्द आए, 2 बंदे आए, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। वो तेज़ी से दौड़ते दौड़ते आए ऑफिस की तरफ जो नज़दीक था, और फिर वहाँ से वापस चले गए विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, वाइट प्लास्टिक फैंस को लेके। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ अ सैंड इन अ कूलर फैन। जो $1 million स्कैनर था यानी सीटी स्कैनर था, वो उस काम करना बंद कर गया था क्योंकि उसका जो कूलर फैन था उसमें रेत आ चुकी थी, रेत पड़ चुकी थी। कर्स ऑफ फेरो जोक्ड द गार्ड नर्वसली, और ये देख के एक गार्ड ने, एक चौकीदार ने जो है ऐसे जोक मारा कि कर्स ऑफ फेरो यानी फेरो की ये बददुआ है, तभी ये बंद हो गया। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और फिर ये हुआ कि जो उन्होंने फ़ैन लाए थे 2 प्लास्टिक के, उन्होंने अच्छा काम किया और मशीन जो है वो चलने लग गई, स्कैनर चलने लग गया और सारा प्रोसीजर जो है वो पूरा हो सका। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न तहत टू द वर्कमैन, और फिर ये चेक करने के बाद कि कोई डेटा लॉस नहीं हुआ, यानी जो भी उसके स्कैन हुआ है वो प्रॉपर कंप्यूटर में सेव हो गया या नहीं, ये देखने के बाद जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने क्या किया, तहत को यानी तहत की बॉडी को, उसके ताबूत को वर्कमैन को यानी मजदूरों को उनको वापस कर दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टूम्ब, और जिन्होंने उसको दोबारा उठा के उसके मकबरे में ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. कहता है कि less than 3 hours after he was removed from his coffin, यानी उसको उसके ताबूत से रिमूव जब किया गया था, मेन ताबूत से, बड़े ताबूत से, तब उस बात को लगभग 3 घंटे या 3 घंटे से कम हो चुके हैं, और अब फ़ैरो को दोबारा जो है उसकी जगह पर रख दिया गया है ताकि वो दोबारा आराम करे पीस में, अमन में, जहाँ पे उसके प्रीस्ट ने, पंडितों ने वगैरह, मजहबी पेशवाओं ने उसको दफनाया था, रखा था आज से कई हज़ार साल पहले। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टॉनिशिंग इमेजेस ऑफ तहत ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ दोबारा हमने देखा जहाँ पे इसका स्कैन हुआ था, वहाँ पे एक टेक्नीशियन ने क्या किया कि कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इमेजेस जो हैं वो लाई किंग तहत की, जो बड़ी ही एस्टॉनिशिंग थी, यानी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ा एक क्यूरियोसिटी वाली जो है वो इमेजेस थी। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, जितने भी पिक्सल थे, जितने भी छोटे छोटे टुकड़े थे, छोटे छोटे एक्सरेज थे जो सीटी स्कैनर लिए हुए थे, उन सब को इकट्ठा करके जो है एक ग्रे कलर का हेड बनाया गया, कंप्यूटर में सर बनाया गया। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और उस टेक्नीशियन ने उसको कंप्यूटर में सर को घुमाया, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, और उसके नीचे जो नेक वर्टिब्रे थे यानी जो गर्दन वाला हिस्सा था, ये ऐसे क्लियर दिख रहा था जैसे कि कोई एनाटॉमी की क्लास में कोई हम जो है वो स्केलेटन देख रहे होते हैं। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब केज, बाकी जो इमेजेस थी उनमें से कुछ ने एक हाथ को रिवील किया, यानी कि हाथ है ये बताया, कुछ ने जो है वो रिब केज का बताया, यानी पसली, जो हमारी पसलियाँ हैं उसकी जो केज है वो दिखाई। एंड द ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, और कुछ इमेजेस ने जो स्कल था, जो खोपड़ी थी, ऊपर सर था, मेन हड्डी, इसको दिखाया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब जो प्रेशर था इतने टाइम से हम सब पे, वो अब ख़त्म हो चुका था, वो अब उठ चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर ज़ही हवास स्माइल्ड, अपनी कुर्सी पे बैठते हुए ज़ही हवास मुस्कुराए।
विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और उनको ऐसा लग रहा था कि उनको बड़ी राहत जो है वो मिली ये देख के कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सेड। उन्होंने कहा कि मैं एक सेकंड भी नहीं सो सका लास्ट नाइट, रात को जो रात गुजर गई। आई वॉज सो वरीड, मैं इतना फिक्रमंद था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं जाके सो जाऊंगा। अब ये इमेज देख लो आप, इसके इमेज के नीचे लिखा है मोरल इन किंग तहत स्टॉर्म शोइंग किंग तहत विद ओरिसिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। ये वो मोराल है। मोराल मैंने आपको बताया था ना, जो उसके ताबूत के इर्द गिर्द जो कमरा है उसमें, ये देखो, ये है ना, ये मोराल बने हुए, ठीक है। ये वाला मोराल इन्होंने हमें पिक्चर में शो किया, दिख रहा है आपको? ये जिसमें जो लेफ्ट साइड में ये वाइट वगैरह कपड़े में है, ये है इनका गॉड ओरिसिस, जिसको गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ यानी मरने के बाद जो ज़िंदगी है उसका गॉड माना जाता है। और जो इसको साथ में खड़ा है ये किंग तहत जो है वो बनाया गया। तो ये इन्होंने इमेज हमें दिखाई है। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. और जब हम ट्रेलर से उतर रहे थे, यानी जो ट्राला सा था जिसके अंदर स्कैनर रखा हुआ था, उससे उतर रहे थे, उसकी मेटल स्टेयर से, उसकी लोहे की बनी हुई पौड़ियों से नीचे ग्राउंड की तरफ, तो उस टाइम हवा जो है वो रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल। और विंटर एयर जो थी यानी सर्दियों की हवा जो थी वो ठंडी थी और स्टिल थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि मौत होती है। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस वैली में, जो कि वैली है डिपार्टेड लोगों की, डिपार्टेड यानी जो चले गए हैं उन लोगों की। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू द तहत टूम्ब स्टूड ओरियन, के जो किंग तहत का ये टोम्ब है, जो मकबरा है, इसके ऊपर आगे जो एंट्रेंस है उस पर जो है वो बना हुआ है ओरियन, द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्ट्स न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस। ये वो कॉन्स्टलेशन है, वो तारों का जो है वो मतलब झुंड है, जो कि इजिप्शियंस मानते थे, मिस्र के ये पुराने फेरो मानते थे कि ओरिसिस की सोल है, ओरिसिस की आत्मा है, रूह है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, वो गॉड जो कि आफ्टर लाइफ का है, ज़िंदगी के बाद का। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो कि इसकी देखभाल कर रहा है, इसको ध्यान रख रहा है, इस बॉय किंग का। इसमें आपको बताता हूँ ओरियन कौन सा, ओरियन ये बता रहे हैं कि ये ना, ये जो नीचे है ये इसका एंट्रेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका एंट्रेंस है, ये टूम्ब का, ठीक है। यहाँ पे मेन, यहाँ से अंदर जाते हैं, ठीक है। और ये बना हुआ है ओरियन, ठीक है। ये बना हुआ है ओरियन, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि ये जो ओरियन इसलिए इन्होंने बनाया है ताकि ये जो है इस बॉय किंग को, इस किंग तहत के जो है वो ध्यान रख सके आफ्टर लाइफ में, क्योंकि माना जाता है ओरियन जो है वो क्या है, सोल है, रूह है ओरिसिस की। सोर्स है इस कहानी का नेशनल जियोग्राफिक जो शायद चैनल है उसका, या हाँ वही है उसका, ये वहाँ से ली गई ये कहानी, वॉल्यूम 207 एंड नंबर 6। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। नीचे जो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, जो इंसिडेंट्स लिखे हैं, जो लिखी हैं, उनके वजूहात दो, उनके रीजंस दो। पहला है किंग तहत बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। किंग तहत की बॉडी जो है उसको लगातार स्क्रूटनी में रखा गया, बार बार स्क्रूटनी में, यानी बार बार उसको चेक किया गया, बार बार उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह आप बताओ, कमेंट में जो है वो आप लिख सकते हो इसकी वजह, इसका आंसर कि क्या वजह है, ठीक है। क्या वजह हो सकती है? किंग तहत में क्या ऐसा खास था, उसकी बॉडी में क्या ऐसा खास था कि वो
इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी से गुजरा, यानी इतनी ज़्यादा छानबीन हुई, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई। तो इसका आंसर हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा ही जवान सा किंग था, बड़ा छोटा सा बादशाह था, छोटी उम्र में बादशाह बन गया था। और फिर अचानक से क्या हुआ कि इसकी डेथ हो जाती है, और इसकी डेथ के बारे में कुछ पता नहीं चला। क्यों आज तक जो है कोई भी ऐसा दस्तावेज़ नहीं मिल सका, डॉक्यूमेंट नहीं मिल सका जिसमें ये लिखा हो कि इसकी डेथ आखिर क्यों हुई। तो इसी वजह से, इसी क्यूरियोसिटी को लेके कि ये क्यों मरा, कैसे मरा, किसी ने मारा या नहीं मारा, और इसकी उम्र क्या थी, इन सवालों के चलते जो है इसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया गया। नेक्स्ट है हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिजेंटेड, कि हॉवर्ड कार्टर ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी किंग तहत की बॉडी की, इसको जो है वो बड़ा बुरा माना जाता था। यानी काफ़ी सारे लोग जो हैं उससे खफा थे, जैसे कि ज़ाही अवास कहता है ना कि कार्टर ने जो है इस मम्मी को तबाह कर दिया। ठीक है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों उसकी इन्वेस्टिगेशन को बुरा मानते थे कि उसने तबाही की, उसने मम्मी को जो है ख़राब कर दिया? लिखो ज़रा कमेंट में। तो इसमें इसका आंसर हम ये कह सकते हैं कि इसलिए उसको रिजेंटफुल नज़र से देखा जाता था, उसको बुरा माना जाता था उसकी इन्वेस्टिगेशन को, क्योंकि उसने क्या किया था कि बॉडी को अलग करने के लिए रेजिन से उसने पूरी मम्मी को जो है वो काटा, उसके सारे अलग किया, जॉइंट्स अलग किए और फिर उनको जोड़ा, इसीलिए उसकी इन्वेस्टिगेशन को बुरा माना जाता है। थर्ड है कार्टर हैड टू चीजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स। कार्टर को जो सॉलिडिफाइड रेजिन था, यानी वो जो जिगन जो सख्त हो चुका था, उसको चीजल करना पड़ा, उस रेजिन को जो है वो चीजल करना पड़ा। चीजल मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे सुम्बे से या छोटी छोटी हथौड़े से लेके मतलब कुरेद के जो है वो उस किंग के जो बॉडी रिमेन्स उनको निकालना पड़ा। इसकी क्या वजह थी? इसकी ये वजह थी कि वो रेजिन इतना सख्त हो चुका था कि उससे बॉडी को निकालना बड़ा मुश्किल था। कार्टर ने उसको धूप में भी रखा, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रखा, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब ये डर था उसको कि अगर इसी तरह रख दी हमने ये मम्मी तो चोर आके इसका सोना वगैरह जो है वो निकाल के ले जाएंगे, इसके सर को काट देंगे, इसकी बॉडी को काट देंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए, उस मम्मी को बचाने के लिए फिर उसको क्या करना पड़ा कि उसको जितना भी वो रेजिन था उसको कुरेद के बॉडी को निकालना पड़ा। तहत's बॉडी वाज बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। तहत की बॉडी को बरी किया गया था, दफनाया गया था गिल्डेड ट्रेजर्स के साथ। गिल्डेड का मतलब हो गया चमकदार, ट्रेजर्स का मतलब हो गया खजाना, यानी उसकी बॉडी के साथ खजाना रखा गया था सोने का खास करके। क्यों? इसकी क्या वजह थी? बताओ ज़रा कमेंट में इसकी क्या वजह थी। क्या मानते थे इजिप्शियन के साथ में सोना रखने से क्या होगा? हाँ, तो इसका रीज़न ये सकता है, ये था इसका रीज़न कि उनका ये मानना था फेरोज़ का और ये जो एंशिएंट इजिप्शियन लोग थे कि इंसान जो है मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाता है और उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हार हो गया, अंगूठी हो गई, ठीक है, रेज़र हो गया और ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि ज़िंदगी में ज़ेवरात की ज़रूरत पड़ती थी लोगों को, वैसे ही उनको मानना था कि मौत के बाद भी पड़ती है। अब जो आम लोग मरते उनके साथ तो शायद इतना कुछ नहीं रखते, लेकिन ये एक बादशाह था, एक बहुत बड़े ख़ानदान का बादशाह, बहुत बड़ी बादशाहत का एक चिराग था, तो इसलिए इसके साथ जो है बहुत बड़ा ख़जाना रखा गया था। द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्राम तुतनखेतन टू तुतनखामुन। ये बॉय किंग था, यानी जो किंग तहत था, इसने अपना नाम चेंज कर दिया था तुतनखेतन से तुतनखामुन। क्यों चेंज किया था? हमने ये पढ़ा कि जो एमनोतेप IV था उसने अपना नाम चेंज रख लिया था एनखेतन ऐसे कुछ नाम रखा था, यानी सर्वेंट ऑफ एतनखेतन नाम रखा था। तो ये तूतनखेतन भी लगभग उसी से जुड़ा हुआ है, हो सकता है ये उसी का बेटा ही होगा शायद। तो उसने अपने बेटे का नाम भी एतन के नाम से रखा था, क्योंकि वो एतन वाले गॉड में मानता था। लेकिन ये जो बेटा था, ये जब बादशाह बना, ये अमुन गॉड जो इनका पुराना गॉड था उसमें मानता था, इसलिए उसने अपना नाम चेंज करके तुतनखामुन रख दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द डीड्स दैट
led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky. उन डीड्स यानी उन कामों के बारे में, उन हरकतों के बारे में लिखो जिसकी वजह से रे जॉनसन ने एखनेतन को कहा वैकी यानी पागल कहा, सरफिरा कहा। तो कौन सी डीड्स थी, कौन सी हरकतें थी, ज़रा बताओ, कमेंट करो क्या क्या किया था एखनेतन ने। एखनेतन ने क्या क्या कहा था, क्या क्या किया था, हमने पढ़ा ना इसका, कमेंट करो ज़रा। हाँ, तो उसने ये किया था, एक तो क्या किया उसने कि सबसे पहले अपना नाम जो है वो चेंज कर दिया एमनोतेप से एखनेतन, और उसने एतन की जो है वर्शिप स्टार्ट कर दी, इबादत स्टार्ट कर दी। और एमुन गॉड जो उनका पुराना गॉड था, उसके जितने भी मंदिर थे वो या तो बंद कर दिए या तोड़ दिए, और जितनी भी उसकी इमेजेस थी, जितने भी उसके पुतले थे वो तोड़ दिए। तो इससे क्या हुआ कि पूरी कंट्री जो है वो शॉक में चली गई। What were the results of the CT scan? CT स्कैन का क्या रिजल्ट था? CT स्कैन का क्या रिजल्ट था? CT स्कैन का ये रिजल्ट था कि जब CT स्कैन किया गया तहत की बॉडी का, तो उससे पूरी जो है उसकी बॉडी की पिक्चर सामने आई, और उससे कुछ रिब्स का केज दिखा, कुछ जगहों पे उसकी रिब्स जो है वो मिसिंग दिखी। लिस्ट द एडवांटेजेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस। उन एडवांटेजेस को लिस्ट करो, यानी उस एक लिस्ट बनाओ जिसमें ये जो एडवांसेस हुई हैं, जितनी भी तरक्की हुई है टेक्नोलॉजी में, फोरेंसिक एनालिसिस में, उसके बारे में लिखो। यानी एक लिस्ट बनाओ जिसमें फोरेंसिक की जो एनालिसिस है, यानी ये जो छानबीन का जो साइंस है, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और क्या क्या एडवांसमेंट हुई है, इसकी लिस्ट बनाओ। क्या क्या एडवांसमेंट हुई? जब 1922 में कार्टर ने इस मम्मी को इन्वेस्टिगेट किया, तब तो एक्सरे भी नहीं था, तो उसने जो है बस आँखों से ही देखा। फिर उसके बाद लगभग 40 साल बाद जो है वो एक्सरे से जो है उसको जब किया गया, चेक किया गया उसकी बॉडी को, तो ये रिवील हुआ कि उसकी कुछ रिब्स जो हैं वो गायब हैं, और ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन जो है वो गायब है। तो इससे देखा जाता है कि आस्ता आस्ता जो है टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और उससे एडवांसमेंट हुई। अब जो है हम क्या कर सकते हैं, डीएनए पहले तो फिंगरप्रिंट जो है वो चेक किए जाते थे, काफ़ी टाइम भी लगता था उसमें, ठीक है, लेकिन अब तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ गई है। उसमें ये होता है कि उसमें तो बिल्कुल 100% एक्यूरेटली हम बता सकते हैं कि क्राइम किसने किया है, ये हम बता सकते हैं। अब उसके बाद कार्बन डेटिंग आ गई है, हम ये बता सकते हैं कि कोई पुरानी चीज़ जिसमें कार्बन हो वो कितने साल पुरानी है, ठीक है। अब हमारे पास CT स्कैन आ गया है, जिससे हम पूरी बॉडी का जो है 3D डायमेंशनल वर्चुअल वो बना सकते हैं। MRI आ गया, MRI यानी वो अंदर बिल्कुल और ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दिमाग के अंदर भी क्या है वो चीज़ें हम देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुई हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग तहत इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो कि किंग तहत की मम्मी को सबसे पहले जो स्कैन की गई मम्मी है उनमें से एक मम्मी थी ये, और मौत में भी जो है ये अपने कंट्रीमैन से, अपने लोगों से आगे रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ज़िंदगी में वो अपने लोगों से आगे था, अहेड था, उसी तरीके से मरने के बाद भी जो सबसे पहली जो मम्मी जो है वो स्कैन की गई वो किंग तहत की थी। तो इससे पता लगता है कि लाइफ में भी वो अपने लोगों से आगे था और डेथ में भी अपने लोगों से आगे था। डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप ऑफ 2 पेयर्स, ईच पेयर इन अ ग्रुप टेकिंग अपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यू। के 2-2 के ग्रुप बना लो, ठीक है, 2 पेयर्स बना लो हर ग्रुप में, एक जो है एक तरफ और एक उसके अपोजिट वाली तरफ, और इन चीज़ों को डिस्कस करो, इन बातों को। पहला है साइंटिफिक इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी टू अनअर्थ बरीड मिस्ट्रीज, कि साइंस का इंटरवेन करना यानी साइंस का दखल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बरीड मिस्ट्रीज़ को बाहर निकालना। बरीड मिस्ट्री यानी जो दफन हो चुकी मिस्ट्रीज़ हैं, जो मतलब ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कोई सही बात नहीं पता, कोई राज जो हैं वो छुपे हुए, इनका इंकिशाफ करने के लिए साइंस का जो है वो दखल देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि दखल ज़रूरी है या नहीं है, ये आपने आपस में डिस्कस करना है। उसके बाद है एडवांस टेक्नोलॉजी गिव्स अस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स।
एडवांस जो टेक्नोलॉजी आजकल जो तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो हमें क्या करती है, कंक्लूसिव यानी कंक्लूजन वाले एविडेंस देती है, ऐसे सबूत देती है जिससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं पास्ट इवेंट्स का, पुराने जो लम्हा गुजर गए, पुराना जो वक्त गुजर गया उसके बारे में। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होता है, ये भी आपको आपस में डिस्कस करना है। थर्ड, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड फनररी प्रैक्टिसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। कि जितनी भी ट्रेडिशंस होती हैं, रिवाज होते हैं, रिचुअल्स यानी रीतें होती हैं, और फनरेरी प्रैक्टिसेस और जनाजे से मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं, जितने प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो कोई प्रोसीजर है, उनको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या ज़रूरी है ये आप उसमें रिस्पेक्ट, इसमें आप डिस्कस करो, ठीक है। एक बंदा ये बोलो कि क्यों रिस्पेक्ट करना चाहिए, और एक बंदा ये सोचो कि क्यों रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। नॉलेज अबाउट द पास्ट इज़ यूजफुल टू कंप्लीट आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन। पास्ट के बारे में नॉलेज होना, माजी के बारे में नॉलेज होना, ये बड़ी ज़रूरत है हमें इसकी, और ये बड़े फ़ायदेमंद है हमारे आज के नॉलेज को कंप्लीट करना, जिस दुनिया में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं। क्या ये ज़रूरी है या नहीं है, ये आपको डिस्कस करना है। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज बाय डेविड क्रिस्टल। ठीक है, ये जो नीचे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, इसको हमने पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर देने हैं। ठीक है, ये एक मान लो एक कॉम्प्रिहेंशन की हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पढ़ते हैं हम। Egyptian is now extinct. Its history dates from before the 3rd millennium BC. Preserved in many hieroglyphic inscriptions and papyrus manuscripts. Around the 2nd century AD, it developed into a language known as Coptic. Coptic may still have been used as late as the early 19th century and is still used as a religious language by monophysite Christians in Egypt. तो इसमें कहते हैं कि इजिप्शियन जो है वो अब ख़त्म हो गया, यानी पुराना जो इजिप्ट था वो ख़त्म हो गया है, और इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। ये लगभग 3000 BC यानी 3000 बिफोर क्राइस्ट से पहले, जीसस से पहले 3000 साल पहले की जो है इनकी हिस्ट्री है, और इसको प्रिजर्व करके रखा गया है, यानी आज तक बची हुई है इंस्क्रिप्शंस में। इंस्क्रिप्शन होता है निशान, इनकी मतलब जो लैंग्वेज थी वो निशान थी। ठीक है, इसमें आपको बताता हूँ कैसे निशान थे, वो हमने टॉम में देखा था। ये जो है ना, ये जो देखो, ये इमेजेस हैं, ये इमेजेस हैं, ये बंदर के आगे कुछ बने हुए हैं, ये कुछ लिखा हुआ है ना छोटा छोटा, ये सब जो है ये इनकी लैंग्वेज है। ये इसी तरह से लिखते थे छोटे छोटे उन चीज़ों में, इनकी मतलब प्रॉपर कोई वर्ड्स नहीं होते थे, ऐसी इंस्क्रिप्शंस निशान से जो है इनकी लैंग्वेज होती थी। तो कहता है कि इस इंस्क्रिप्शंस में, निशानों में जो है इनकी हिस्ट्री जो है वो बची हुई है। और पेपरस मैन्युस्क्रिप्ट्स पे पेपरस एक बेसिकली क्या है, एक जैसे एक गन्ना होता है या बैम्बू बांस होता है, वैसे ही टाइप का एक प्लांट होता है। उसको काट के जो है वो क्या किया जाता था, उसका जो अंदर गुदूद निकलता था उसका जो है पेपर बनाया जाता था, कागज़ बनाया जाता था। तो उसके ऊपर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो लिखी हुई कागजात हैं, वो भी बचे हुए हैं और वो इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। लगभग 2 सेंचुरी AD यानी क्राइस्ट के बाद दूसरी सेंचुरी में, दूसरे इसमें एक नई लैंग्वेज डेवलप हुई जिसका नाम था कॉप्टिक, और ये आज तक जो है वो चली आ रही है, और आज भी जो मोनोफिजाइट क्रिश्चियंस हैं वो इसको यूज़ करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस। आपको क्या लगता है कि लैंग्वेजेस का, ज़ुबानों का एक्सटिंक्शन क्यों हो जाता है, यानी ज़ुबानें ख़त्म क्यों हो जाती हैं। ठीक है, यानी क्यों एक टाइम के बाद जो है वो नई ज़ुबान जो है वो आ जाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ज़ुबानें ख़त्म इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग जो है वो क्या करते हैं, लोगों में चेंज आने लग जाती है, बाहर से लोग आ जाते हैं या यहाँ से लोग कहीं बाहर चले जाते हैं, तो उस वजह से उनमें चेंजेस जो हैं वो आती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम ऐसा होता है कि फिर ज़ुबानें भी ख़त्म हो जाती हैं। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व लैंग्वेजेस। क्या आपको लगता है कि
ज़ुबानों को प्रिजर्व करना, बचा के रखना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ज़ुबानें नहीं बचेंगी तो फिर हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलेगा। इन वट वेज डू यू थिंक वी कुड हेल्प प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स? किस तरीके से हम इस ज़ुबानों का ख़त्म होना जो है वो बचा सकते हैं? तो वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले तो ये था कि उनको बुक्स में जो है वो उनकी बुक्स लिखी जाए, उनकी बुक्स प्रिजर्व करके रखी जाए, ठीक है, और थोड़ा प्रमोट किया जाए उनको। अब तो हमारे पास कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं उन पूरे डॉक्यूमेंट्स को, साथ ही साथ हम प्रमोट कर सकते हैं किसी लैंग्वेज को, ठीक है। Working with words. Given below are some interesting combinations of words. Explain why they have been used together. कुछ वर्ड्स है नीचे इकट्ठे लिखे हुए, जैसे गस्टली डस्ट डेविल्स, घोस्टली डस्ट डेविल्स, डेजर्ट स्काई, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, फ्यूनररी ट्रेजर्स, साइंटिफिक डिटैचमेंट, डार्क बेलिड क्लाउड्स, कास्केट ग्रे, इटर्नल ब्रिलियंस, रिचुअल रेजिन्स, वर्चुअल बॉडी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है पहली ही लाइन में कहीं यूज़ किया था नरेटर ने, घोस्टली डस्ट डेविल्स, वो कहा गया था, यानी जब हम कहते हैं ना कि हवा तेज़ चलने लगी, इस तरह तेज़ चलने लगी, इतनी तेज़, इतनी ज़ोर की आंधी आई और उसमें इतनी डस्ट थी, इतनी धूल थी, इतनी रेत थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें भूत हो या कोई शैतान हो, इसलिए उसने ये वर्ड इस्तेमाल किया। डेजर्ट स्काई, डेजर्ट स्काई का कहने का मतलब ये यहाँ पे ये है कि जो डेजर्ट के ऊपर थी, यानी डेजर्ट नीचे डेजर्ट है, ऊपर स्काई, और साथ में रेत जो है वो ऐसी छाई हुई थी, उसका गुब्बार ऐसे छाया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान ना हो, रेत का एक आसमान हो। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स हो गया, आर्टिफैक्ट्स होते हैं मतलब ये चीज़ें जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह, ठीक है, जेवरात वगैरह या कोई और चीज़ें, ठीक है, या कोई छोटी मोटी पुतले वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनको आर्टिफैक्ट कहा जाता है। स्टनिंग इसलिए कहा गया कि वो सारी जो हैं वो गोल्ड, प्योर गोल्ड के बने हुए थे, और उनमें बहुत, और उनको देख के क्यूरियोसिटी जागती थी कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फ्यूनररी ट्रेजर्स, फ्यूनररी का मतलब हो गया जनाजे से मुतल्लिक, और ट्रेजर्स का मतलब हो गया खजाना। साइंटिफिक डिटैचमेंट, साइंटिफिक डिटैचमेंट यानी बेसिकली कार्टर को साइंटिफिकली जो है वो सोचना चाहिए था, लेकिन वो उससे हट के उसने सोचा, इसको यहाँ पे साइंटिफिक डिटैचमेंट कहा गया। डार्क बेलिड क्लाउड्स, डार्क का मतलब हो गया काला या अंधेरे वाला, बेलिड का मतलब हो गया पेट, क्लाउड्स का मतलब हो गया बादल, यानी बादल इतने काले थे, इतने मोटे मोटे थे, उसने ये वर्ड फिर इस्तेमाल किया। कास्केट ग्रे, कास्केट ग्रे मैंने आपको बताया था कि वो एक ताबूत मैंने आपको बताया था उस पिक्चर में लास्ट वाले में, उसको जो है उस ग्रे का इस्तेमाल किया, यानी इस कलर का जो है वो स्काई हो गया था, इस कलर का आसमान हो गया था। इटर्नल ब्रिलियंस, इटर्नल का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, ब्रिलियंस का मतलब हो गया चमक, तो हमेशा रहने वाली चमक किसकी है? सोने की है, सोना हमेशा चमकता रहता है। रिचुअल रेजिन्स, रिचुअल रेजिन, रिचुअल हो गया रीति रिवाज से लिंक्ड, और रेजिन का मतलब हो गया जैसे मैंने आपको बताया जिसको जिगन जिस जैसे होता है उसको बोलते हैं रेजिन। तो इसको रिचुअल रेजिन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रेजिन जो है ये रिचुअल यानी जनाजे से किसी रीति किसी रिवाज से लिंक्ड था, इसलिए। वर्चुअल बॉडी, वर्चुअल बॉडी यानी नकली बॉडी, नकली बॉडी क्या है? यानी जो सीटी स्कैन से जो बॉडी बनाई गई उसको वर्चुअल कहा गया, नकली कहा गया। Here are some commonly used medical terms, find out their meanings। कुछ मेडिकल टर्म्स हैं इधर लिखी हुई, इनके मीनिंग जो है आप ढूंढो, ठीक है। ये भी आपको जो है नोटबुक पे लिखने हैं, ये जो जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, इनमें से मेन जो है वो सब आपने लिखने हैं। डिस्कशन वाला जो है वो पार्ट जो है आपने डिस्कस करना है, अगर लिखो तो वो भी बेहतर है, लेकिन बाकी सारे लिखने हैं आपने। सीटी स्कैन किसको कहते हैं? सीटी स्कैन अभी हमने देखा कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोल्यूशन है शायद, तो ये भी सीटी स्कैन की तरह ही होता है। टोमोग्राफी जैसे सीटी स्कैन हो गया। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी जो है कहते हैं किसको? जिसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं। डायलिसिस, डायलिसिस किसको कहते हैं? डायलिसिस जैसे किडनी किसी की फेल हो जाए तो उसको डायलिसिस पे लगाया जाता है, यानी उसके खून में से जो है वो क्या किया जाता है? किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है कि ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितने भी गंद है, जितना भी मतलब एक्स्ट्रा जो डेड सेल्स वगैरह और जितना भी यूरिया वगैरह सारी चीज़ें हैं, उन सबको ब्लड से निकाल के ब्लैडर तक पहुंचाना, ये काम है किडनी का। तो जब किडनी फेल हो जाती है तो इसका काम डायलिसिस से किया जाता है। ईसीजी, ईसीजी आपको पता है कि इसमें जो है हार्ट बीट वगैरह, हार्ट बीट का जो रिदम कैसी है वो चेक की जाती है। पोस्टमार्टम वही ऑटोप्सी हो गया। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी क्या होती है? एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है कि जो हमारी मेन ऑर्टा है, मेन वेन है, उसमें से एक
पतली सी तार जो है वो गुजारी जाती है और उससे या कैमरा टाइप वो तार होती है, और उससे देखा जाता है कि कहाँ किस ब्लड वेसल में कोई कहीं रुकावट तो नहीं है, कोई ब्लॉक तो नहीं है। बायोप्सी, तो बायोप्सी जो है वो इसी को सर्जन को मतलब ऑपरेशन वगैरह करना, इसको ये सब टर्म्स आपने लिखनी है। अब है थिंग्स टू डू। द कॉन्स्टलेशन ओरियन इज एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ ओरिस, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। ये जो कॉन्स्टलेशन है, कॉन्स्टलेशन जो है मैं आपको बता दूं कि जो तारे हैं ना, आसमान में तारे होते हैं और कुछ तारों का अलग झुंड होता है। किसी को ओरियन कहा जाता है, किसी को कुछ कहा जाता है, किसी को पोलर बियर, किसी को ग्रेट बियर, किसी को स्मॉल बियर कहा जाता है। वो कहते हैं कि जो ओरियन का है कॉन्स्टलेशन, ये लिंक्ड है ओरिस के दास्तान से, लेजेंड से। फाइंड आउट द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्क्रिप्शंस एंड लेजेंड्स एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। ये जो नीचे कॉन्स्टलेशंस दिए हैं, जो तारों के झुंड दिए हैं, इनके साथ कौन से लेजेंड जुड़े हुए हैं, कौन सी दास्तानें जुड़ी हुई हैं, ये ढूंढो। ये आपने खुद ढूंढनी है। ओर्सा मेजर हो गया, पोलरिस हो गया, पेगासस हो गया, सीरियस हो गया और जेमिनी हो गया। फिर है सम ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर्स मेंशन इन द पैसेज फॉर अडॉर्निंग द डेड आर विलो, ऑलिव, सेलरी, लोटस, कॉर्नफ्लावर। विच ऑफ दीज आर कॉमन इन आवर कंट्री। उसमें लिखते हैं ना बुक में, इसमें कहानी में कि किंग तहत के साथ कुछ लीव्स थे, कुछ पत्ते भी थे, जैसे ऑलिव, जैतून के, लोटस के, कॉर्नफ्लावर के। तो इनमें से कौन कौन से हमारे यहाँ पे कॉमन है, हमारे मुल्क में कॉमन है। हमारे मुल्क में कॉमन एक तो लोटस है, कॉर्नफ्लावर, ऑलिव तो इतना कॉमन नहीं है, विलो है। तो बाकी जो है वो देखें, सैलरी है या नहीं है, ये आपने खुद देखना है। नेम सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट आर यूज्ड एज अडॉर्नमेंट्स इन आवर कंट्री। कुछ ऐसे लीव्स का जो है या फ्लावर्स का, कुछ ऐसे पत्तों और फूलों का नाम बताओ जो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में, इंडिया में जो है वो एज अडॉर्नमेंट यानी सजने के संवरने के काम आते हैं। यानी कोई इसको गले में एज अ हार पहनता है या बालों में पहनता है, ये सारी चीज़ें, ये भी आपको खुद करना है। ठीक, आगे नोट्स है, इसको जरूरत नहीं करने की। तो आज हमारा जो ये चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, लगभग क्या कंप्लीट ही हो गया है। अब आपने ये करना है कि इसको एक बार पूरी कहानी को, पूरे टेक्स्ट को खुद पढ़ना है और ये चेक करना है कि क्या आपको समझ आ रही है, क्योंकि मेन मकसद ये पढ़ाने का और आपके पढ़ने का ये कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो दिन ब दिन। तो आपने टेक्स्ट खुद पढ़ना है, देखना है समझ आ रही है नहीं आ रही। उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी सारे बच्चों ने नहीं भेजे हैं, ठीक है। अब जो बच्चे जो हैं रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, अगली बार वीडियो में जो है वो मैं उनका सबका नाम बोलूँगा। ये वीडियो जो है प्रॉपर यूट्यूब पे चढ़ेगी, उसको कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये नौबत ना आए कि बच्चों का नाम जो है वो मुझे बोलना पड़े सबका नाम कि जो रिस्पांस नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें जो है ये फ़ायदा सबका है। आपको पता है कि अभी फ़िलहाल स्कूल क्लोज्ड हैं, तो यही एक ज़रिया है आपको पढ़ाने का, यही एक ज़रिया है आपके पढ़ने का, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सीरियसली ले लो, ठीक है। इसके वर्ड मीनिंग्स करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं और फिर उसको ग्रुप में शेयर करना है सबको, ठीक है। साथ ही साथ जो अपना नोटबुक पे आप होमवर्क लिखोगे उस पर आपने अपना ऊपर नाम भी लिखना है, ठीक है, ताकि पता चल सके कि ये किसका होमवर्क है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप ध्यान से रहें, बिल्कुल केयरफुली रहें। अल्लाह हाफ़िज़।